अब हम पढ़ेंगे नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है सिंचाई परियोजना। आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, नाम है सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना राजस्थान की सिंचाई परियोजना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और इसके बारे में हम अध्ययन भी करेंगे। पहले तो ये बताओ कि सिंचाई होती क्या है। आप सभी जानते हो सिंचाई के बारे में, क्या होती है सिंचाई? सिंचाई होती क्या है? फसलों को पानी देना सिंचाई होती है क्या? अरे तो सही बताया तो, और क्या? तो सिंचाई का मतलब क्या होता है? सिंचना। सिंचेंगे किसे? अपन तो सिंचन हो रहा है, फसल नहीं सिंचागा, है ना। तो सिंचाई परियोजना के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है और कौन कौन सी सिंचाई परियोजना के स्रोत हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि सिंचाई परियोजना के स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत की बात करते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, स्रोत कौन कौन से जिससे अपने सिंचाई कर सकते हैं। पहले की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला स्रोत जो आ जाता है, सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत आता है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? नलकूप। या आप यहाँ पर कुआं और नलकूप एक साथ भी लिख सकते हो, या तो आ जाएगा यहाँ पर कुआं और सेकंड आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या भाई, क्या लिख सकते हो? नलकूप लिख सकते हो। उसके बाद में हम बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या भाई? नहर के बाद में कहाँ से सिंचाई होती है? नहर के बाद में अगर हम बात करना चाहें तो कहाँ से होगी? झील और तालाब है वो अन्य केंद्र आ जाते हैं, जैसे अन्य जो सिंचाई होती है ना वहाँ आ जाते हैं। हैं क्या हो गया? बेकुओं से कितनी होती है? नलकूप से कितनी होती है? नहर से कितनी होती है? और नहर के अलावा और कोई साधन है क्या? बताओ बताओ जल्दी बताओ। कौन सा है? फुहारा हो गया वो, फुहारा। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ होती है सिंचाई तालाब से। और यहाँ पर अगर बात करना चाहते हैं तो अन्य आ जाता है, और अन्य की अगर हम बात करना चाहते हैं तो अन्य के अंदर हम बांटे तो यहाँ पर एक तो आ जाता है झरनों से सिंचाई, और एक आ जाती है यहाँ पर कुछ कुछ झीलों से भी ले लेते हैं। अरे फुहारा रुक जाए, फुहारा कितने? फुहारा फुहारा इजराइल से लाए गए थे, अभी रुक जा, इसके लिए हम पढ़ेंगे आगे। नर्मदा सिंचाई परियोजना आने तो दो एक बार। प्रमुख सिंचाई परियोजना नर्मदा नहर परियोजना है ना, वहाँ पढ़ेंगे फुहारा पत्ती, है ना, उसके लिए थोड़ा वेट करो। कुआं और नलकूपों से अगर हम टोटल की बात करना चाहते हैं तो कुओं से कितनी होती है? लगभग यहाँ पर होती है 24, लगभग कितनी होती है? 24%। लगभग कितनी होती है भाई? 24%। और यहाँ से कितनी होती है? नलकूप से कितनी हो जाती है भाई? हैं कितना? 35, 36 नहीं, 33 नहीं, यहाँ पे लगभग ये कुल मिला के आ जाता है अपना कितना आ जाता है? 66 आ जाता है। तो आप देखो यहाँ पर तो होगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 42। इन दोनों से मिलाकर कितना आ जाता है? टोटल 66% आ जाता है। 4 और 2 6 और 6 66%, ये 42% आएगा, ध्यान रखना भाई। इन दोनों को मिलाकर कितना आ जाता है आपका? 66% आ जाता है। नहर से कितनी होती है? नहर से की बात करना चाहते हैं तो यहाँ से कितनी हो जाती है? 30% पूरी हो जाती है, ध्यान रखना। और यहाँ से हो जाती है 1%। और अन्य की बात करना चाहता हूँ तो 66 और 30 कितने हो गए? 66 38 90 होते हैं, 96 हो गए। 96 रे कितने हो गए? 97। और 3% जो होता है वो, जिसमें क्या क्या आती है? एक तो झरने आती हैं, एक क्या आती है? मैं बताऊँ क्या आपको? एनसीईआरटी का जो डाटा दिया हुआ ना, एनसीईआरटी का डाटा के अंदर तालाबों को 1% ही बताया गया है, और इनका अलग से कोई डाटा नहीं दिया। नहरों इसमें 30% बता दी उन्होंने। इनका ये नहीं कहा, कई किताबों में 66 दे रखा है, कई में 67.1 दे रखा है, यहाँ 32 दे रखा है। ये 33 दे रखा है क्या नहरों का एनसीईआरटी में? ये 33 दे रखा है। अरे इमा 2 दे रखे है, अन्य हम 2 दे रखे है। अच्छा, इसको एक कम करके इसको यहाँ लिया है, इसको कितना दे रखा है? 4423 दे रखा है। मैंने तो ये पढ़ा है भाई, एनसीईआरटी बुक में आप देख लेना एक बार के लिए। हाँ, अलग अलग डाटा दे रखा है ना, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कितना परसेंट होता है, आपसे ये पूछेगा कि सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो किससे होती है, तो
ये किससे होती है भाई? कुओं और नलकूपों से होती है, और कुओं और नलकूपों में भी सर्वाधिक किसकी होती है भाई? नलकूपों से होती है। बाकी डाटा अलग अलग किताबों में, 2 किताबों में अलग अलग दे रखा है ना, इसको 2% मान लिया, इसको 1 मान लिया, इसको 33 मान लिया ना, तो आप ये थोड़ा सा देख लेना डाटा कहाँ कहाँ से कौन कौन सा होता है। अब हम बात करते हैं कि कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है भाई? इससे बात करना चाहते हैं कि सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, सबसे कम सिंचाई कहाँ होती है। अधिक को मैं क्या लिख रहा हूँ? अधिक को मैं लिखूंगा यहाँ पे हाई, या सर्वाधिक लिख लेना आपने यहाँ पर। ये देखो अपनी बात करते हैं। अब एग्जैक्ट जब तक डाटा नहीं देता ना तब तक दिक्कत रहती है। यहाँ अपने बात करेंगे, देखो भाई, यहाँ देखो अपने बात करते हैं, ये आ गया सर्वाधिक कहाँ होती है, और यहाँ पर कम सिंचाई कहाँ होती है। कुओं से बात कर रहा हूं मैं, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? ये होती है जयपुर ग्रामीण के अंदर भाई, जयपुर ग्रामीण के अंदर होती है। और कम सिंचाई कहाँ होती है? हाँ ना, गंगानगर के अंदर होती है, श्री गंगानगर के अंदर। और अगर मैं नलकूपों के बारे में बात करना चाहूं तो इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है और कम सिंचाई कहाँ होती है। यहाँ सर्वाधिक का ध्यान रखना, सर्वाधिक जो सिंचाई है वो कहाँ होती है? आपकी भरतपुर के अंदर है। ये सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर के अंदर होती है। और कम सिंचाई कहाँ होती है? नहरों से सर्वाधिक सिंचाई और कहाँ होती है, और कम सिंचाई कहाँ होती है? हाँ, ये तो पता है अभी आपको। ये सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो होती है आपकी कहाँ पे होती है? गंगानगर के अंदर होती है। और कम सिंचाई कहाँ होती है? तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? ये होती है यहाँ, एक लिख रहा हूँ, यहाँ पे कम की कोई बात नहीं आती, ज़्यादा ज़्यादा दे रखा है यहाँ पे भीलवाड़ा। झरनों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? झीलों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? ये सर्वाधिक है, यहाँ कम का डाटा नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है। एक डायग्राम आपको याद रखना है, देखो, कुओं, नलकूप, नहर, तालाब, और एक कहा जाता है अन्य, जिसके अंदर अन्य के अंदर हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो नहर के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी, एक तो अपने झरने के बारे में पढ़ेंगे, और एक अपने किसके बारे में? झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, झरनों को नगरी बांसवाड़ा को कहते हैं, तालाबों की नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। ध्यान रखना, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा के अंदर। नहर की बात करते हैं तो नहर से सर्वाधिक सिंचाई यहाँ पे, ये सर्वाधिक है, ध्यान रखना, ये सर्वाधिक सिंचाई है, और ये यहाँ पर कम सिंचाई है। और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर, और कम सिंचाई, और जिमते ही हो गए। और सर्वाधिक सिंचाई यहाँ पर कुओं से कहाँ होती है भाई, और कम कहाँ होती है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं, ध्यान रखना, ये सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं जो आपको भली भांति याद रखनी है। कई बार पूछ लेता है कि किससे कौन सा, मतलब क्या होती है भाई? सिंचाई होती है नहरों से कहाँ होती है, कम कहाँ होती है, तालाबों से सर्वाधिक कहाँ होती है। कम का डाटा नहीं दे रखा, आपसे पूछेगा भाई नहीं। अब बात आती है कि यहाँ पर सिंचाई परियोजना के स्रोत तो हमने देख लिए। अब बात करती है परियोजना के प्रकार, कितने प्रकार की परियोजना होती है, सिंचाई परियोजना कितने प्रकार की होती है भाई? ये जो सिंचाई जो परियोजना है वो कितने प्रकार की होती है भाई, बताइएगा कोई? सिंचाई परियोजना कितने प्रकार की होती है भाई? किसी को नहीं पता? बहुत ही बढ़िया बात है, यहाँ से तो प्रश्न आता है। सिंचाई परियोजना कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से भाई? मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, चौथी भी बता दूंगा कौन सी होती है। पहली आ जाती है वृहद, आगे आप बताओ 2। वृहद के बाद में, सुनो एक बात बताओ, ये जब वृहद आ गई आपके सामने, वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद आ गई, ये आपकी निम्न आ गई, तो ये क्या आ गई? 20 क्या कहते हैं? मध्यम सिंचाई परियोजना। और ये आपकी लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना के 3 ही प्रकार हैं, वृहद, मध्यम और लघु। अब देखो किस किस आधार पर इनको बांटा गया है, इनको हेक्टेयर के हिसाब से बांटा गया है।
अगर कोई सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक को पानी देती है तो वो कौन सी सिंचाई परियोजना है भाई? 10,000, या फिर सीधा अपने ऐसे लिख देते हैं ना, 10,000 हेक्टेयर को सिंचित करने वाली, 10,000 हेक्टेयर को सिंचित करने वाली जो परियोजना है वो क्या कहलाती है आपकी? और 2000 से लेकर ये 10,000 से प्लस ध्यान रखना ना, 2000 से लेकर 10,000 तक सिंचित करने वाली सिंचाई परियोजना क्या कहलाती है अभी? 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक, हेक्टेयर बोलते हैं ना, 10,000, हाँ हेक्टेयर ना, भूमि को ना, 10,000 हेक्टेयर को अगर कोई सिंचित कर रही है तो वो सिंचाई परियोजना कौन सी हो जाएगी भाई? अगर बात करते हैं लघु की तो क्या आ जाएगा भाई? 2000 हेक्टेयर से कम भूमि को अगर कोई सिंचित करती है, कम भूमि को अगर सिंचित करती है तो वो सिंचाई परियोजना कैसी भाई? तो वो आपको याद रखना है, लघु आ जाएगी। 2000 हेक्टेयर से कम, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक, और 10,000 से प्लस हेक्टेयर को सिंचित करती है तो वृहद की बात करता हूं तो यहाँ पे कुछ उदाहरण बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे कौन कौन से आ जाती हैं। जैसे एक तो आ जाता है कौन सा भाई? देखो इंदिरा गांधी हो गया, गंगा नहर हो गया, ये कैसी सिंचाई परियोजना है? एक और चौथा प्रकार आता है, एक बार वो और सुन लो ना, बाकी उदाहरण तो मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ में। एक और आ जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। हालांकि सिंचाई परियोजना का प्रकार नहीं है, लेकिन इसको एक रखा गया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा गया है, आगे लिख देता हूँ ना यहाँ पे। एक आता है बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, बहुउद्देशीय का मतलब क्या होगा भाई? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, हाँ बहुत बढ़िया भाई। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे उद्देश्य हो, मान के चलो यहाँ से कोई एक नदी आ रही है, ये बहते हुए नदी आ रही है, मान लो यहाँ पे ये जा रही है इस प्रकार से, इस नदी का मान लो बहाव क्षेत्र अधिक है तो यहाँ पर क्या कर दिया गया? यहाँ पर मान लो एक बना दिया गया, क्या बना दिया गया भाई? एक बना दिया गया क्या? बांध। यहाँ पर क्या बना दिया भाई? बांध बना दिया, और बांध बनाकर यहाँ पर क्या लगा दिया? टरबाइन लगा दिए, और टरबाइन से क्या बना रहे हो? यहाँ पर विद्युत, यानी विद्युत का उत्पादन कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर मान लो कोई क्षेत्र है, मान लो कोई जहाँ यानी सामान्य द्रांतल से ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो यहाँ से एक परियोजना निकाली, और परियोजना निकालने के बाद में यहाँ पर क्या कर दिया? पानी पहुँचा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गई भाई? यहाँ से क्या हो गई भाई? यहाँ मान लो कोई छोटा मोटा एक कोई उद्योग लगा हुआ है, और इस उद्योग को यहाँ से बांध बना हुआ है, पानी एकत्रित है, तो यहाँ पर इसको पहुँचा दिया पानी। यानी ऐसी परियोजना जिसका उपयोग उद्योग, विद्युत, सिंचाई या फिर पीने के लिए किया जाता है, बहुत सारे उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कहलाती है। और ऐसी परियोजना को या बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को अपने यहाँ के प्रधानमंत्री हुए थे, जिनका नाम क्या था? पहले प्रधानमंत्री, बस यही पढ़ना अपन। हवाई को लगे कि बेटा रोल नंबर ढूंढता रह जाओगा लिस्ट का, माँ किसी आए मारू नाम को नहीं होगा, पढ़ता तुम्हें घना ही आ गए है ना, पहला प्रधानमंत्री को नाम कौन जाने। याद रखना है आपको, यहाँ पर याद रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को क्या बोला है भाई? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को क्या बोला है भाई? सिंचाई परियोजना को क्या नाम दिया भाई? इसको दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को क्या नाम दिया गया भाई? इसको संज्ञा दी गई नवीन, है ना, नवीन मंदिर की संज्ञा दी गई है।
पुनर्वृत्तित भारत का नवीन मंदिर है ना, पुनर्वृत्तित भारत का नवीन मंदिर रख लो आप, नवीन मंदिर की संज्ञा दी गई है। चमत्कार विराट की वस्तु की संज्ञा तो उसको दी गई है, इसे नवीन मंदिर की संज्ञा दी गई है, नवीन मंदिर की संज्ञा दी गई है। यहाँ तक मामला है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे एक एक परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहली परियोजना जो कि भारत की सबसे प्राचीन और विकसित परियोजना मानी जाती है, भारत की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? कौन सी है भाई बताओ? गए ऊंट पानी में, भैंस तो पहले जानती, अब ऊंट जान ला गया। बताओ दिखाना। अरे ज्योग्राफी लगती नहीं क्या आपके? 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, और जिस दिन पछतावा होगा और कुछ नहीं होगा। काश हम पढ़ लेते, और ये काश में चला जाएगा ना। चलो बढ़िया बात है। अरे गंगा नहर सिंचाई परियोजना है सबसे प्राचीन जो है। अरे ये 20 में करवा दिया ना, गलत कर दिया काम। पीडीएफ गलत बन जाएगी ना। इसको एक काम करेंगे, वहाँ लिख देंगे ना, ये क्वेश्चन बता देना ना। फोटो खींची क्या? नहीं खींची क्या? खींच लो, फिर उसको बता देना, बाद में लिख देंगे। तू खींच ले रहा है, बाद में लिख देंगे। तो आवा कौन तो बने, तोड़ना ताड़ना आवा बने, फिर आगे पीछे करना को नहीं हो, तो फिर पहले पेज क्यों सेट करा, पर लिख देंगे, 2 मिनट की बात है। कौन देख खींच ली फोटो? हाँ तो वो आप जो लास्ट में पीडीएफ बनाओगे तो एक पेज और एडिट करके बट लिख देंगे, आप टेंशन ना लो, बढ़िया बना के दे देंगे थाने। अब देखो अपनी बात करते हैं यहाँ पर। अरे नहीं है, ठीक है। अब हमारी पहली सिंचाई परियोजना आ रही है। अब आराम से समझना, ध्यान से समझना। यहाँ अपने कुछ बात करेंगे, हुआ क्या था आखिर, है ना? पता नहीं क्या हुआ था, कुछ तो हुआ था। अपने को तो ना एक बार थोड़ा सा, चलो भी सुनो, ये अपना राजस्थान है, मानना एक बार के लिए, बाकी मैप से पूरा मैप से कराऊंगा। मैप लिया ना आप, ये है राजस्थान, एक बार के लिए मान लो, बाकी आपको राजस्थान का मैप लिया ना तब करवा देंगे। राजस्थान के हिस्सा वाले वाक्य हम क्या बोलेंगे? आपड़ो छोरो नाम की है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान का यहाँ पर एक प्रांत पड़ता है पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत के अंदर यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है? बहावल है। ये क्या नगर पूरा हो? बाहवल नगर, बाहवलपुर, रहमियान खान, फिर गोटकी, फिर सकूर, फिर खेरपुर, फिर संगर, फिर उमरकोट, फिर थार पार कर। ये आपके 9 जिले लगते हैं 2 प्रांतों के। ये बाहवलपुर है, ये राजस्थान है, और यहाँ पर ये बाहवलपुर किस प्रांत का हिस्सा है भाई? होशियार तो होगे भाई आप। तो यहाँ पर एक पड़ता है पंजाब, पंजाब हो गया ना, यहाँ पर आ गया पंजाब, दिख तो रहा है लाल कलर। चलो ठीक बात है, आगे हम और बात करते हैं ना। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ था, ये वाला पूरा जो भाग था ये बहुत बड़ी मात्रा में उपजाऊ था, बस कमी एक ही थी इसके अंदर। किसी कमी थी भाई? पानी की। मतलब यहाँ की जो मिट्टी थी ना, बीकानेर वाले जो भाग था, इसकी जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, लेकिन अगर पानी मिल जाता तो ये यहाँ पर सोना पर सुहागा हो जमा, एकदम ओके रिपोर्ट हो जाती। लेकिन पानी यहाँ पे था नहीं, पानी नहीं था, तो पानी लाने के लिए यहाँ पर राजस्थान, बाहवलपुर, पंजाब, इन तीनों के बीच में क्या होता है? यहाँ पर समझौता होता है। समझौता क्या हुआ? क्या समझौता हुआ? यहां से एक नदी बहती है पंजाब में से, एक नदी बह रही है यहाँ पर। इस नदी का नाम कोई बताएगा भाई? इस नदी का उद्गम होता है राक्षस ताल नामक स्थान से होता है, और भारत में ये प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। भारत जी के नहीं पढ़ा क्या आपने? बढ़िया बात है। थोड़ा सा टाइम रहा, 30 दिन रहे सीटी वालों आपके, तो मात्र 30 दिन है।
ये तो पूरा चला ही गया मान के चलो, और आपका लास्ट में तो हो जाएगा 20 तारीख के बाद में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 20 दिन हो रहे हैं, 10 ये 30 तो है नहीं, 15-25 एक दिन है। भारत का जीके आपने पढ़ा नहीं। 15 नंबर की आएगी ज्योग्राफी, 15 नंबर की भारत की ज्योग्राफी। पहले लिस्ट भेजी थी, आपको देख लेना वहाँ से, ठीक है। इस नदी का नाम है सतलज नदी। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम लिखना चाहो तो हो जाएगा सतलज नदी। हुआ क्या था, तारीख थी कितनी सितंबर भाई? चार सितंबर 1920 को बावलपुर राजस्थान और पंजाब प्रांत के बीच में एक समझौता होता है कि हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस सतलज नदी का जो पानी है वो कहाँ लेकर आएंगे, कहाँ लेके आएंगे? राजस्थान लेके आएंगे। राजस्थान के अंदर बीकानेर का शासक कौन था उस समय के अंदर? गंगा सिंह था। गंगा सिंह था। उन्होंने कहा ठीक बात है, अभी कोई बात नहीं, हम ले आएंगे। ये बैठक और समझौता कब होता है? 4 सितंबर 1920 को होता है। इस समझौते के तहत 5 सितंबर 1921 को हुसैनीवाला हेड, यहाँ एक स्थान पड़ता है, यहाँ एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? हुसैनीवाला। इसका नाम क्या है? हुसैनीवाला हेड। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है फिरोजपुर के अंदर। और फिरोजपुर कहाँ पड़ता है भाई? फिरोजपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। यहाँ पर क्या हो गया, इसकी आधारशिला रखी गई कि हम क्या करेंगे, गंगा नहर का निर्माण करेंगे। 5 सितंबर 1921 को हुसैनीवाला हेड फिरोजपुर पंजाब में इसकी आधारशिला रखी गई। अब कार्य यहाँ से शुरू हो गया, और कार्य शुरू हो गया, कार्य चला था 1922 से लेकर 1927 के मध्य तक ये चला था भाई। 1922 से लेकर 1927 के मध्य तक ये चला था, आपको याद रखना है। अब बात करना चाहते हैं यहाँ पर, तो देखो अपने बात करते हैं तो आ जाता है आपके सामने ये वाला, हाँ ये वाला ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, अब 1927 को यहाँ से जब इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ तो यहाँ पेन को दूसरा लेते हैं, ये लेते हैं, दिख जाएगा क्या? हाँ, जब यहाँ से कार्य पूरा हुआ तो यहाँ से इसके अंदर पानी छोड़ा गया, यहाँ पर पानी छोड़ा गया इसके अंदर से। और इसका जो उद्घाटन है यहाँ पर एक स्थान पड़ता है शिवपुरी हेड। शिवपुरी हेड कहाँ पड़ता है भाई? शिवपुरी हेड कहाँ पड़ता है? गंगानगर के अंदर, क्योंकि पहले ये शिवपुरी हेड तक ही आती थी। और शिवपुरी हेड के अंदर, अच्छा पानी कब छोड़ा गया था बता देता हूँ। 26 अक्टूबर 1927 को यहाँ पर क्या हो गया था, इसका उद्घाटन किया गया था यहाँ से। और ये स्थान कौन सा पड़ता है? शिवपुरी हेड। और ये शिवपुरी हेड कहाँ पड़ता है? शिवपुरी जो हेड है वो आपका पड़ता है फतुही के अंदर। फतुही कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है श्री गंगानगर में। यहाँ तक ही बनाई गई थी पहले, ये हुसैनीवाला से लेकर फतुही यानी शिवपुरी हेड तक ही बनाई गई थी। शिवपुरी हेड कहाँ पड़ता है? तो ये आपका गंगानगर के अंदर पड़ता है। पहले यहाँ तक ही बनाई गई थी। और इसकी टोटल लंबाई कितनी थी बताएंगे। लेकिन शिवपुरी हेड में 26 अक्टूबर 1927 को यहाँ पर यहाँ के तत्कालिक वाइसराय थे, जिनका नाम क्या आता है, यहाँ के एक वाइसराय थे। वाइसराय का नाम हम पढ़ते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने क्या कर दिया, यहाँ पर इसका क्या करते हैं, उद्घाटन किया। क्या किया भाई? इसका क्या किया था भाई? उद्घाटन किया था। उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने 26 अक्टूबर 1927 को शिवपुरी हेड फतुही श्री गंगानगर में पानी छोड़कर इसका उद्घाटन कर दिया। और उससे पहले राजस्थान का जो नाम था, सॉरी गंगानगर का जो नाम था वो क्या था? रामनगर था। क्या नाम था भाई? रामनगर था। और इस दिन ही लॉर्ड इरविन के द्वारा रामनगर को चेंज कर इसका नाम क्या रख दिया भाई? 1927 के अंदर ही नाम क्या रख दिया? श्री। तो श्री गंगानगर नाम देने वाले व्यक्ति का नाम क्या भाई? पहले नाम क्या था? रामनगर। चेंज कब हुआ? 1927 को, जिस दिन यहाँ पर पानी छोड़ा गया था। अब बात करते हैं टोटल लंबाई कितनी है इसकी। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, उसके बाद में आपको पूरा
लिखवाएंगे थ्योरी के रूप में। लंबाई के बारे में बात करना चाहते हैं तो लंबाई आ जाती है इसकी, कितनी आ जाती है, 129 किलोमीटर आ जाती है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से, एक तो कौन सा जाता है और एक कौन सा जाता है। राजस्थान में मात्र जो लंबाई है इसकी वो कितनी है, मात्र 17 किलोमीटर, और यहाँ कितनी है, 112 किलोमीटर। टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी होगी भाई, अरे जिमते ही हो गए, 129 को दो भागों में बांटा, 112 और 117 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी आती है, ये यहाँ तक 17 किलोमीटर। लेकिन क्या हुआ, अब कहा कि यार अनूपगढ़ तक तो पानी लेके जाना चाहिए, गंगानगर एक ही है। वर्तमान में लाभान्वित जिले कितने, दो, एक गंगानगर एक अनूपगढ़। पहले कौन सा था, गंगानगर एक ही था। अब यहाँ से इसका पानी है वो यहाँ अनूपगढ़ तक आगे लेके गए तो इसका विस्तार भी बढ़ा। अब यहाँ से आगे लेके गए तो इसका विस्तार भी बढ़ा। विस्तार कितना किलोमीटर आगे बढ़ा, तो बढ़ा इसका 163 किलोमीटर। ये आपको किताबों में शायद ही मिले, है ना। इसका विस्तार मिला 163 किलोमीटर, इसको और बढ़ा दिया गया। अब प्रश्न आ जाए कि गंगा नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है। जिंदा की कितनी लंबाई गंगा नहर की राजस्थान में है? हाँ गुडी तू बता, तेरा नाम आ गया कि दूसरी लिस्ट में, कल आ गई, कल आ गई लिस्ट BSTC की दूसरी। हाँ कल शाम ना आई, चेक ही कौन करो, कल शाम ना आई मित्र को नहीं चेक करवा लिया, नाम आ गया उसी। हाँ बताओ, अरे भाई जोड़ना तो है, 163 ये रही और 17 ये रही, दोनों को जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। तो राजस्थान में कुल लंबाई वर्तमान में कितनी है, 180 है। फिर सोचा कि नहीं अपने क्या निकालें, शाखा और निकालें। तो इस नहर से, सॉरी इस जो ये नहर है इससे क्या निकालेगी, 4 शाखा निकालेगी। अब 4 शाखा कौन कौन सी निकाली गई बताओगे जरा, कौन कौन सी 4 शाखा निकाली गई थी भाई। पहली शाखा यहाँ पर निकाली गई थी जिसका नाम क्या हो गया भाई, पहली शाखा का नाम हो जाएगा यहाँ पर जिसकी हम बात करना चाहते हैं तो आ जाएगा लालगढ़ या लक्ष्मी नारायण शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा। दूसरी का आ जाएगा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के बाद में आ जाता है लालगढ़। तीसरी यहाँ पर शाखा जाता है करणी सर, एक में पूरा आ जाएगा। फिर आ जाता है यहाँ पर क्या जाता है भाई, करणी सर। तीसरा आ जाता है करणी सर, और चौथा आ जाता है समेजा। समेजा, ये 4 शाखा निकाली गई और इन 4 शाखों की जो लंबाई है वो हो जाएगी 1280 किलोमीटर। सारी ये जो फैली हुई है ना चारों शाखाएं 1280 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, ये ध्यान रखना। अरे गणेश क्या कर रहा है, फोन क्यों चला रहा है भाई, हैं? ये तो लाइव चल ही नहीं रहा। हाँ तो पहले रेडियो तो पढ़ ली, पुरानी बातें पढ़ ली, तरक नहीं उसी डाउनलोड कर लीजिए, फोन रख दे एक बार, इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रश्न आता है यहाँ से बार बार मैं कह रहा हूँ। तो अगर पूछे जाए शाखाओं की लंबाई 1280 है, ये पूरी पूरी शाखा फैली हुई है। लेकिन अगर इस नहर की शाखा को शामिल ना करके नहर की पूछे कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 163 और 17 कितनी हो जाएगी, राजस्थान में वर्तमान में 180 हो जाएगी। लाभान्वित जिलों की बात करते हैं तो पहला आ जाता है कौन सा भाई, पहला यहाँ पर आ जाता है गंगानगर, और दूसरा कौन सा आ जाएगा भाई, पहला लाभान्वित जिला आ जाता है गंगानगर, और दूसरा कौन सा आ जाता है भाई, दूसरा आ जाता है अनूपगढ़, अनूपगढ़ आ जाता है। राजस्थान की छोड़ो, भारत की सबसे प्राचीन और विकसित अगर कोई नहर परियोजना है तो वो कौन सी हो जाएगी भाई, गंगा नहर परियोजना हो जाएगी। गंगा नहर परियोजना लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को जाता है, इसलिए महाराजा गंगा सिंह को भारत का प्लस में राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। क्या कहते हैं, भागीरथ कहते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसके बारे में। और अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें तो और कुछ बातें है नहीं, इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसके बारे में भाई, गंगा नहर परियोजना के बारे में। उद्घाटन कब हुआ था और यहाँ पर पानी कब छोड़ा गया था, समझौता कब हुआ था, समझौता किन के बीच में हुआ था। समझौता होता है वो 4 सितंबर 1920 को राजस्थान, भागलपुर और पंजाब के बीच में समझौता होता है। 5 सितंबर 1921 को यहाँ ओसैनी वाली हेड फिरोजपुर में यहाँ इसका उद्घाटन किया जाता है कि इसको बुलाने का कार्य शुरू किया जाता है। उसके बाद में
26 अक्टूबर 1927 को राजस्थान के गंगानगर के खक्खा गांव से प्रवेश करती है। ये कहाँ से प्रवेश करती है, ये पूछ लिया गया एक बार, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया। राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम याद रखना, इस स्थान का जो नाम है वो क्या हो जाएगा भाई, खक्खा गांव हो जाएगा। और खक्खा गांव कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गंगानगर के अंदर। यहां तक ये फैली हुई है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी की सभी परियोजना, एक परियोजना पहली कंप्लीट हो चुकी है आपकी। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो भाई, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो भाई जल्दी से। बाद में लिखाना स्टार्ट करें क्या। 22 से 27 में इसका निर्माण हुआ था पूर्ण, ये इसका निर्माण होता है, निर्माण। 21 के अंदर इसकी आधारशिला रखी, आधारशिला रख दी, मुहूर्त कर दियो। 22 से लेकर 27 तक अब बनी है। 27 के बाद में 26 अक्टूबर 1927 में दो उद्घाटन कर दियो। चलो फिर लिखो, फिर यहां से डालो हेडिंग। ये लो, आज वाला इतना डाटा तो लिखो एक बार, फिर अपने आगे बात करेंगे। 11-15 हुई है ना। आठ दिन का हार्ड चैलेंज आपके लिए होने वाला है, ठीक है ना। मुस्कुरा रहे हो। पॉलिटिकल के में ना 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, सीटी अगर दोगे तो। हाँ पीछे करवा रखी है आपके, आप तो नोट्स लिया ना पीछे वाले, वही कराऊंगा सेम डेटो है ना, आपको तो करवा रखी है। पढ़े हैं क्या नोट्स, क्या गमा दिया। हाँ पढ़े तो बस लिए वही कराऊंगा सेम डेटो। उसमें एक टॉपिक पंचायती राज रहा था ना आपका, इस बार पंचायती राज करवा दूंगा। हाँ ये प्रतिशत के अंदर ही है, एग्जैक्ट डाटा एनसीईआरटी में अलग अलग दे रखा है, लेकिन एक बार के लिए आप ये याद कर लेना, बाकी पूछा नहीं जाएगा ये, क्योंकि दो किताबों में अलग अलग दे रखा है तो रीट लग सकती है ना। ये पूछा नहीं जाएगा, याद नहीं करना, स्ट्रेस नहीं लेना है, याद नहीं करना है ये डाटा। बस सर्वाधिक कहाँ होती है, कम कहाँ होती है, कितने प्रकार से होती है, और ये आपको याद रखना है। और इसके अंदर आपको ये भी लिख लेना यहाँ पर कि क्या लिखोगे, झीलों की नगरी तो आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ झरनों की नगरी लिख लेना आप, झरनों की नगरी, झरनों की नगरी आप लिख लेना यहाँ पे। और एक लिख लेना यहाँ पर तालाबों की नगरी, तालाबों की जो नगरी है वो कहलाती है, नगरी कहलाती है भीलवाड़ा, और झरनों की नगरी कहलाती है बांसवाड़ा। आमपाचक प्रसिद्ध है, आमपाचक खड़ा है जरा, आमपाचक झरनों की नगरी बांसवाड़ा के आमपाचक प्रसिद्ध हैं। और तालाबों की नगरी कहते हैं भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को बोलते हैं वस्त्र नगरी। ठीक है, ये इतना उतारो, फिर अपने कुछ करते हैं बढ़िया। इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है, आप एकदम दिख रहा है। हाँ मैं छाप लियोगे, सिंचाई परियोजना कल कंप्लीट करेंगे, देखते हैं ना इसको। 4-5 दिनों में ज्योग्राफी के जो टॉपिक बचे हुए ना, एक ऊर्जा संसाधन बड़ा टॉपिक बचा हुआ है आपका, बाकी तो परिवहन छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पर्यटन भी करवाना है क्या, पर्यटन काल करवा दियो, नहीं परसों परिवहन भी करवा दियो, मतलब रेल परिवहन पूरा करवा दियो है ना। चलो कोई नहीं, एनएच वगैरह बचे हैं वो करवा देंगे आपको, आगे कर देंगे।
लो फिर लिखो। हैं? हाँ, ये सिंचाई की परियोजना के प्रकार हैं। सिंचाई परियोजना के प्रकार लिख दूं क्या आगे? सिंचाई परियोजना के प्रकार लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। फ्यूज तो नहीं होते। हमें लिख लिया, आगे चलेंगे। ये लो फिर अगले आगे वाला लिखो भैया। नहीं लिखा क्या? और जरूर है। अरे इसको हटा नहीं, अल्लाह हटा दिया। अब सिंचाई में सारा सर बता दूँ, टेंशन ना लो। अब आप सीख गए, बहुत कुछ नई चीज़ें सीख गया। देख लियो, आगे चला वो जो फिर आगे चलो। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में सिर्फ इतनी बात लिखनी है आपको, ये नीचे वाली बात लिखनी है, ये मत बनाना। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, ये नीचे वाली बात। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को नवीन मंदिर की संज्ञा किसने दी है? ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप बता देना बिना डरे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हम चले आगे। लो भी एक बात और लिख लो फिर आप। ये तो क्या लिखोगे? अब आ जाओ आप हेडिंग पे। अब मैंने हेडिंग डालो आप।
और लिखो यहाँ पे इंदिरा गांधी कहाँ से आ गई, गंगा नहर है ये तो, मेन हेडिंग डालो गंगा नहर, बस लास्ट है आपने कर देते हैं इसको कंप्लीट। गंगा नहर परियोजना, गंगा नहर सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। कल इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ाऊंगा आपको, और आपको लेके आना है मैप जरूर लेके आनी है, सेम टाइम सेम जगह आपको आना है, 9:30 बजे है ना, 9:30 या 10, कल तो वही रहेगा टाइम। मैप जरूर लेके आना, आपको सीखना है तो, वरना मत लेके आना भाई। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, पहली हेडिंग ला लो और लिखो यहाँ पे कि 4 सितंबर 1920 को पंजाब प्लस में भावलपुर प्लस में राजस्थान के बीच में, समझौता। वन लाइनर लिखना है, बहुत शानदार तरीके से लिखना है आपको समझौता। नेक्स्ट लाइन में लिखना है कि 5 सितंबर 1921 को क्या हुआ था, क्या हुआ था, कुछ तो हुआ था। 5 सितंबर 1921 को यहाँ याद रखना है कि हुसैनी वाला हेड फिरोजपुर और 4 सितंबर 1920 को पंजाब भावलपुर राजस्थान के बीच समझौता भी कौन सा भाई, सतलज समझौता लिखना आपको यहाँ पे ना, अगर जगह है तो ऐड कर लेना, नहीं जगह है तो कोई बात नहीं, कई बार याद नहीं था कि बीच में सर क्या समझौता हुआ था, सतलज समझौता हुआ था, ठीक है बात है। फिरोजपुर पंजाब में नींव रखी भाई, नींव या आधारशिला की नींव रखी। अब इसको लिखना है यहाँ पे निर्माण, फिर आपको लिखना है यहाँ पर उद्घाटन, फिर लिखना है आपको यहाँ पे निर्माण उद्घाटन के बारे में कुछ अन्य तथ्य आपको याद रखने हैं ना, पहले उनके बारे में याद कर लेते हैं अपने। चलो तो यहाँ निर्माण के बारे में याद रखना है 1922 से 27 के बीच में, 27 लिख रहा हूँ यहाँ पे, 22 से 27 के बीच में। फिर उद्घाटन की बात करते हैं तो उद्घाटन किसने किया था भाई, याद रखना 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड वाइसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा कहाँ से किया गया था भाई, शिवपुरी हेड कहाँ पड़ती है आपकी, ये पड़ती है फतुही के अंदर, और फतुही कहाँ पड़ती है, फतुही कहाँ पड़ती है आपकी, पहली बात। दूसरी बात, नोट में क्या लिखोगे, क्या बात लिखोगे नोट में, इसी दिन
लॉर्ड इरविन ने, क्या हो गया? अच्छा, इसी दिन नदियाँ चल रही थी ना दिमाग में, इसी दिन लॉर्ड इरविन ने गंगानगर का नहीं, रामनगर का नाम श्री गंगानगर रखा भाई। हाँ, फतेही है, ये फतेही, ये स्थान पड़ता है गंगानगर के अंदर ना। तो ये नोट्स आपको तैयार हो रही है। आगे हम और बात करें, रुको लिख लो फिर, कोई दिक्कत नहीं अपन को। बढ़िया नोट्स तैयार कर लेना, काम आएंगे आपके कोई एग्जाम देना। हाँ भाई, अब आगे चलते हैं अपने, और ये उद्घाटन कर दिया, नोट भी लिख लिया हमने। अब और बात करते हैं कुछ यहाँ पे। अब बात लिखो, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है बता दो जरा। राजस्थान में प्रवेश, इसके अंदर लिखना है आपको गंगानगर के, श्री गंगानगर के खक्का गांव से प्रवेश। और बात लिखे हैं अपने, जानकारी और भी काफ़ी अपने पास में। और लिखना है यहाँ पे लंबाई, लंबाई बता दो भाई, कुल लंबाई कुल लंबाई के बारे में बात करते हैं तो कितनी आ जाती है, 129 किलोमीटर की अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ याद रख लेना आप, क्या याद रखोगे, पंजाब राजस्थान, पंजाब में 112 और राजस्थान में लंबाई वर्तमान की अगर बात करना चाहते हैं तो ये आ जाती है कि याद रखना, राजस्थान में लंबाई के बारे में बात करते हैं तो पहले कितनी थी भाई, पहले 17 किलोमीटर, वर्तमान में 163 किलोमीटर का क्या कर दिया भाई, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, किताबों में ना 17 दे रखी है वैसे तो, ज़्यादा अगर अंदर तक क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये पूछ सकता है आपसे, बाकी 17 आए तो 17 ही करना है, 180 मत कर देना ना, ढूंढते रहोगे वहाँ पे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे। फिर आ जाएगा यहाँ अपने और बात करना चाहते हैं तो राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान में 92 जिले कितनी है भाई, राजस्थान में अंतिम बिंदु अंतिम बिंदु की बात करते हैं तो अंतिम बिंदु को भी दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक पहले वाला और एक नवीन, यानी यहाँ पे पहले कौन सा था और अब नवीनतम कौन सा है। दो जिले लाभान्वित होते हैं, एक का नाम क्या आ जाएगा भाई, एक का नाम आ जाएगा गंगानगर और दूसरे का नाम क्या आ जाएगा भाई,
पहले इसका अंतिम बिंदु था वो था शिवपुरी हेड। अब इसका जो पानी है वो कहाँ तक जाता है, अनूपगढ़ तक जाता है। अभी अनूपगढ़ जिला है ना, अनूपगढ़ तक, प्रॉपरली अनूपगढ़ तक जाता ही है, अनूपगढ़ जिले तक। तो ये अंतिम बिंदु हो गया इसका, इसको भी छाप लो। दो चार बातें और पड़ी है, बस वो लिखा देते हैं अपने को। चलेंगे आगे क्या? प्रमुख शाखा पढ़ते हैं इनकी। शाखाएं कितनी है? 4। लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करणेसर, समेजा। गंगानगर के अंदर ये लिख लिया। तो आगे चलते हैं अपने, ये लोग बात करते हैं आगे। और 14 इसमें आपको याद रखना है प्रमुख शाखा। प्रमुख शाखा की बात करते हैं तो कितनी आ जाएगी भाई? प्रमुख शाखा आगे लिखना है आपको, 4 शाखाएं हैं ना, 4 शाखा है। और 4 शाखाओं के नाम लिखो। 4 शाखा कौन कौन से है? पहले का नाम लिखो आप, पहले का आ जाएगा करणेसर शाखा। करणेसर शाखा कल वाली क्लास में इंपॉर्टेंट है भाई। कल आपको इंदिरा गांधी नहर पढ़ाऊंगा, और पुराने नाम, नए नाम, लिफ्ट नहर परियोजना, सिंचाई परियोजना, वो सारी अपने पढ़ेंगे। दूसरा आ जाएगा करणेसर के बाद में आ जाएगा लालगढ़ भाई, लालगढ़ शाखा, लालगढ़ शाखा। और तीसरा आ जाएगा यहाँ पर करणेसर। अच्छा, अरे एक ही बात है, कोई बात नहीं है। पहले आप वो लिख लो ना, आप इसको लक्ष्मी नारायण लिख लो पहले हिसाब से लिख लो, या लिख लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लक्ष्मी नारायण शाखा, कोई बात नहीं, जैसे आपने लिख लिया, काटना मत है। लक्ष्मी नारायण, आपसे क्रम नहीं पूछेगा, इतना नहीं है वो पूछने वाला, ये क्रम यही है। लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, और यहाँ आ जाएगा करणेसर। क्रम तो यही है करणेसर, बाकी आप लिख लो कैसे, करणेसर शाखा। और लास्ट आ जाएगा समेजा शाखा। समेजा को ठीक है, बात करना क्या थे तो बता ना करो। अब आगे यहाँ पर विशेषता। विशेषता में आपको याद रखना है कि राजस्थान की नहीं, भारत की भी सबसे प्राचीन, यहाँ पर 1 नंबर विशेषता, भारत की सबसे प्राचीन एवं विकसित सिंचाई परियोजना, विकसित सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। अच्छा, इनकी ना वो लिख लोगे क्या? एक बात रहेगी ना, इसकी कुल लंबाई कितनी है शाखाओं की? कुल लंबाई शाखाओं की बात करते हैं तो 1200। अच्छा, एक बात और लिखो यहाँ पे, फिर अपने यहाँ बात करते हैं ना। भारत के सबसे प्राचीन और विकसित सिंचाई परियोजना है। 2 नंबर लिखो, इसे महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लाया गया भाई, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लाया गया भाई। इसलिए महाराजा गंगा सिंह को क्या बोलते हैं? महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत ओब्लिक राजस्थान दोनों का बोलते हैं, भारत प्लस में राजस्थान का भागीरथ बोलते हैं। इसको थोड़ा सा भागीरथ बोलते हैं।
इसको भी कर सकते हैं। अब ठीक है, महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का क्या बोलते हैं, भागीरथ बोलते हैं। ठीक है, आगे हम और बात करते हैं। तो याद रख लेना, राजस्थान सॉरी गंगानगर की जीवनदायिनी किसे बोलते हैं? इसे राजस्थान की जीवनदायिनी बोलते हैं। इसे राजस्थान की क्या बोलते हैं? राजस्थान की जीवनदायिनी, जीवनदायिनी। आप इसे एक नाम और भी दे सकते हो, लाइफ लाइन भी बोल सकते हो, गंगानगर की लाइफ लाइन। राजस्थान की सॉरी राजस्थान कैसे नाम आ रहा है, गंगानगर लिखना था यहाँ पे। इसे गंगानगर, गंगानगर की क्या बोल सकते हैं, जीवनदायिनी कहते हैं। इसे गंगानगर की जीवनदायिनी कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसे बोलते हैं गंगानगर की जीवनदायिनी। और ठीक है, कंप्लीट है मामला, कोई दिक्कत, कोई चीज़ रहेगी हो देख लो कोई। कुछ बचा है क्या? नहीं बचा। तो ये मामला हो गया कंप्लीट एक, है ना। बाकी कल कराऊंगा आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कल हम पढ़ेंगे। और कल आपको 9:30 यानी 9:45 बजे अपने स्टार्ट कर देंगे। राजस्थान का 2 या 3 मैप खाली लेके आने आपको और भरना आना चाहिए सभी को। शाखा पढ़ेंगे, लिफ्ट नहर परियोजना पढ़ेंगे, और जितनी भी जो उपशाखाएं हैं वो सारी हम बात करने वाले हैं ना। तो बाकी कल पढ़ेंगे भाई।